बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद खल। मैं हूं उसामा जायद और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी और तज्ज़ाकार असद खल साहब। नाज़रीन, मानसून की बारिशों का आगाज़ हुआ, साथ ही इंतज़ामिया की नाअहली का मुँह बोलता सबूत हमारे सामने आ चुका है। लाहौर की सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। इसके अलावा दीगर शहरों में भी इसी तरह की सूरत हाल देखने में आई है। और दीगर जो इस तरह बात करें कि लाहौर की जो बड़े बड़े जो शाराएं हैं वो इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। शहरियों को मुश्किलात का सामना है और जो इंतज़ामिया के काम है वो किधर हैं, इंतज़ामिया जो इतना अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स लगाए वो किधर, इस हवाले से बात करेंगे। कल साहब, इंतज़ामिया की नाअहली तो एक बारिश भी जो है वो सामने आ चुकी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में मसला ये है कि रूट काज को नहीं को देखता। ये जब भी बारिश आती है, मानसून की बारिश हो या वैसे जब बारिशें होती हैं और ज़्यादा बारिशें होती हैं, तो जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है और ज़्यादा पानी आता है तो सैलाब आता है। तो बहरहाल लाहौर की ज़रा सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। लाहौर की अगर हम बात करेंगे साइंटिफिकली, तो लाहौर बेसिकली एक प्याला नुमा शक्ल है इसकी। लाहौर जो है, जो शहर है ना, उसकी एक प्याला नुमा शक्ल है और जब भी बारिश आएगी वो पानी जो है ना वो रुकेगा। अब इस पानी को निकालने के लिए जो वासा की जो टर्बाइन्स होती हैं, जो पंप्स होते हैं, अब जारी बात है अल्लाह ताला की तरफ से एक इतनी ज़्यादा बारिश, और 30 साल रिकॉर्ड टूटा है बारिश का, और 291 मिलीमीटर बारिश हुई है। तकरीबन 8 से 10 घंटे मूसलाधार भी और वक्फे वक्फे से बारिश हुई है। देखिए, एक तो यह है कि अंडर पासिस आपको पता है बहुत नीचे जब होते हैं तो पानी वहां से निकासी आपका मसला बनता है। फिर यह है कि इतने ज्यादा पंप्स जितने मर्जी आप चला रहे हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला की तरफ से जो इतनी ज्यादा बाराने रहमत होती है, तो पंप्स जो है वो एक अपनी खास लिमिट और कैपेसिटी की हद तक। ये अच्छी बात है कि आज हमने देखा कि निगरान वज़ीर अल्लाह और दीगर इंतजामी मशीनरी जो थी वो सड़कों पे थे और वो रिलीफ देने में भी एक्टिविटीज जो है, सारी बात है जब आपके सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव रोड पे होगा और वो फील्ड के अंदर होगा तो इंतजामिया भी मुतरक होती है, चीफ सेक्रेटरी, दीगर मुतलका हुकाम, वासा, वो तो सारी बात इदारे हैं ही हैं। एक तो ये है कि पंप्स चल रहे थे, ये खुश आइंद बात है, बिजली नहीं गई और फिर जनरेटर वगैरह या उनकी जो टर्बाइन या पंप्स या मोटरें हैं वो सिस्टम ठीक था, जिस वजह से वरना अभी तक भी लाहौर पानी में डूबा होता। ठीक है। अच्छा, अब ये जो है अब कीमती जानों का ज़िया भी हुआ है, कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं और बड़ी तूफानी आपको पता बारिश है। और जिस तरीके से आपने देखा अब तक यानी कोई करंट भी लगा है, जारी बात है पानी जब ज्यादा आता है तो वो भी है, 3 जाने वो गई हैं। ओवरऑल कुछ 7-8 लोग जो है अब तक कीमती जानों का उसमें ज़िया भी हुआ है। और रेस्क्यू एहलकार जो है वो भी, इमदादी जो टीमें हैं वो भी देखने में आई हैं, लेस्को काम जो है वो भी। अब बारिश जब होती है और ज्यादा, कहीं आपको पता है जिस तरह मीटर लगे होते हैं, खंभों पे लटके होते हैं और फिर जैसे तारों और साथ दरख्त और फिर सारे आपस के अंदर वो जुड़ी होती हैं और वहां पे पूरे वो जंजाल पूरा बना होता है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो मामला है, बहरहाल मैंने बताया कि ये एक चूंकि पौंडेज एरिया टाइप है, एक लाहौर का जो एक नक्शा इस तरह का है, ये एक सिस्टम इस तरह का है, इसलिए आपने देखा कि जब से आपने होश संभाला होगा, जब भी बारिश आती है लाहौर जो है वो पानी खड़ा भी होता है। और पानी, मसला ये है कि पानी खड़ा होना इशू नहीं है, इशू ये है कि क्या पानी निकलने के हवाले से जो इंतजामात हैं कि जितनी जल्दी वो पानी जो है वो निकल जाएगा, जारी बात है तो लोगों को आसानी हो जाती है। पिछली दफा भी आपने देखा बारिश में जो कलमा चौक का अंडरपास है वो भी पानी वहां पे आ गया। आज भी गुलबर्ग के इलाकों में और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर और जो निशेबी इलाके लाहौर के हैं वहां पे भी ये सूरत हाल थी। लेकिन बहरहाल बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा जगहों से पानी जो है वो निकल गया। ठीक है, ये मैं आगे बढ़ेंगे यहाँ पर नए सीएम गिलगित बल्तिस्तान के लिए जिस तरह से खालिद खुर्शीद को जेली डिग्री में नाअहल करार दे दिया गया, तो राजा आजम साहब का पीटीआई की जानिब से नाम सामने आया, तो उस हवाले से भी खबरें आ रही हैं। देखिए, राजा आजम साहब का नाम आ गया, लेकिन बात यह है कि जब आपको अकलियत पे अक्सरियत को यानी अक्सरियत पे अकलियत को गालब करेंगे ना, तो मैं समझता हूँ ये अवामी मैंडेट के ऊपर डाका मारने की मतलब है। देखिए, जिस पार्टी को अवाम ने वोट दिया है, मैंडेट दिया है, उसी का अगर बंदा आ जाए तो ज्यादा तो बेहतर ही है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अवाम वोट उस पार्टी को देते हैं उनकी टिकटों पे और उसकी एफिलिएशन की वजह से, लेकिन आगे वो जाके पार्टी के लोग जो आप सौदे कर लेते हैं, यानी अवाम की जो टिकटों के या अवाम के जो मैंडेट है उसके ऊपर डाका वो मारते हैं वो लोग, यानी उस पार्टी से जो मुंतखब हो। इसमें कसूर राजा आजम का नहीं है,
कसूर इसमें ये होता है कि आप पता है कि जो पीटीए के वहां पे लोग हैं तो वो तोता चश्मी करते हैं, आपको पता है, बिल्कुल। वो हालात का रुख देखते हैं, हवाओं का रुख देखते हैं और अपने लिए पैसे बनाते हैं, अपने लिए हालात बनाते हैं, उसका फायदा उठाते हैं और लोगों को जिन्होंने वोट उनको अगर पीटीए के दिया है, मैंडेट तो पीटीए के वज़ीर आला के लिए मिला उनको और पीटीए के लिए वो इलेक्ट हुए। अब वो पहले भी मंडियां लगती रही हैं, ये कोई आज से तो नहीं हुआ, ये तो दहाइयों से, कभी छांगा मांगा लग जाती है, कभी सिंध हाउस में लगती हैं मंडियां, और ये मंडियों का सिलसिला बेनजीर भुट्टो साहब के दौर में भी यही हुआ था। उनकी हुकूमत की बरतरफी की वजह यही थी कि आईबी को उन्होंने इस्तेमाल किया और लोगों के फोन टेप किए और फिर बरतरफ हुई। तो अब मामला ये है कि ये जो चीजें हो रही हैं तो ऊपर से चीफ कोर्ट ने ये इसके ऊपर स्टे भी कर दिया है, और दूसरा मॉरल, अगर हाई मॉरलिटी की बात की जाए, हाई मॉरल ग्राउंड की बात की जाए, तो ऐसे लोग जिनकी डिग्रियां जाली हैं, तो ये भी मैं समझता हूं पार्टियों को भी ऐसे बंदों से थोड़ा सा किनाराकशी करनी चाहिए। और दूसरी तरफ चेयरमैन पीटीए कह रहे हैं कि इनसे अच्छा तो बंदा ही नहीं था कोई। तो अब जाली डिग्री वाला अगर यही क्राइटेरिया, ये बंदा सादक अमीन है, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है मुल्क का। तो बहरहाल ये चीज भी है इसमें। सब आगे यहाँ पर बढ़ेंगे, जो साबिक गिलगित बल्तिस्तान के सीएम है खालिद खुर्शीद साहब, उनका एक शॉट हमारे पास मौजूद है, आखिरी स्पीच उन्होंने की, वो मेरे ख्याल में सुन लेते हैं। ये जो आज हाउस में जो मैसेज किया, जो समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान जो है वो कमज़ोर है या वो कमज़ोर फैसले करेगी, तो उनको बहुत बड़ा झटका लगा। और ये पीडीएम जो ख्वाब देख रही है या इन्होंने जो सोचा हुआ है कि ये पता नहीं यहाँ पर कौन सा बड़ा कारनामा अंजाम अदा करेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन, तो मेरे ख्याल में अब वो होश की तरफ दोबारा आ रहा है। तो ये हमारे लिए एज अ पार्टी आज बड़ा अहम था। और ख्वाहिश भी पीडीएम की ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंपल इलेक्शन में ना जाए स्पीकर के चुनाव का, क्योंकि चुनाव के इलेक्शन में होता तो पीडीएम अगर अपना कैंडिडेट लेके आती तो हमारे वोट या उनके वोट मुकाबला होता। उनकी ख्वाहिश थी कि हम अदम जमात पे जाएं, उनकी ख्वाहिश थी कि पीटीआई के अंदर डिविजन्स क्रिएट की जाएं, और उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि ये अदम एतमाद ही नाकाम हो जाए, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं रह गया। गवर्नर साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि रिजाइन एक्सेप्ट करना ना करना मेरी मर्जी है, मैं चाहे महीने बाद करूं, मैं चाहे 2 महीने बाद करूं, अब आप 2.5 साल तक ना करें, ये तो फिर मजाक ही बन गया। जब मीडिया के सामने हमारे ऑनरेबल स्पीकर साहब ने और हमारे मिनिस्टर्स और मेंबर्स जाके रिजाइन करते हैं, तो उसी दिन वो रिजाइन एक्सेप्ट होना चाहिए था और उसको मार्क डाउन करना चाहिए था। और हमारी आपस में भी मशावरत हुई थी कि रिजाइन देने के बाद एज पर लो हम इलेक्शन पे भी जा सकते, लेकिन फिर चूंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी जिसके ऊपर हमें इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे जाना पड़ा। जी नाज़रीन, कहीं जाली डिग्रियां हैं तो कहीं जाली अरबों रुपए के असासे हैं। उस्मान बुज़दार, वसीम अकरम प्लस जो है उनके जो 7-6 लाख रुपए उनकी आमदन थी असासों में, जो गोशवारों में वज़ीर आला बनने से पहले, तो कप्तान के एक और खिलाड़ी जो है उनके भी अरबों रुपए के असासे जो है वो निकल आए हैं। और वो अजीब उन्होंने तोजीह पेश किया नैब में, अपने नुमाइंदे के जरिए उन्होंने 30 सवालों के जवाब भेजे हैं और साथ उन्होंने कहा है कि जी मैं फरार इख्तियार नहीं करना चाहता, मेरी माजरत कबूल की जाए और जाती मसरूफियात हैं। अब उनसे जाती मसरूफियात हैं, उस वक्त तो आप सीख रहे थे, उस वक्त तो आप वज़ीर आला थे, ये आपकी मसरूफियात नहीं, सिर्फ एक आपकी मसरूफियत नजर में आई कि साना 9 मई के कई हफ्ते जब आपकी करप्शन में आपके अजीजों कारब, आप वारी दरबारी साथी फ्रंटमैन बेनामीदार जिनको नया एंटी करप्शन और एफआई के रिडार में जब आ गए और गले गले करप्शन की आप धंस गए, तो उसके बाद बलूचिस्तान से आप रूनुमा हुए और 8 मई के साथ 9 मई के हवाले से आपने यकजहती की और उसके फुचक्कर हो गए। और मामला ये है कि अब तक सिर्फ 2 दफा पेश हुए हैं, उनके ऊपर केस नहीं है, खाते बड़े लंबे हैं, उसके लिए तो कई प्रोग्राम जो कर चुके हैं। हाँ जी, तो मामला ये है कि उनके खाते अगर शुरू कर देंगे फिर 10-12 प्रोग्राम तो कम से कम उसके वो 1 घंटे की बगैर करेंगे तो वो खत्म। आगे यहाँ पर बढ़ेंगे, चेयरमैन एलिया बुशरा बीबी के हाँ जी, एलिया से पहले चेयरमैन पीटीआई जो है पर भी आ जाते हैं
कि तोशा खाना जो केस है उस हवाले से आपको पता है मशहूर जमाना जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर अदम इत्मीनाद कर दिया और आज जनाब के ये तो हमें, क्योंकि गजारी बात है, यहाँ पे इंसाफ भी हर बंदा चाहता है और जज भी मर्जी का चाहता है, बिल्कुल, और वो कहते हैं कि वकील नहीं जज कर लें, तो बात शायद इस तरह वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में ये सारी चीजें इस तरह चलाएंगे। ये माल होता रहा है, वो जैसे यूं टेप स्कैंडल हो तो उस वक्त भी हुक्मरान जो है उन्होंने भी अपने, और वो टेप सबके सामने है, उसके बाद पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने भी अपने जा लाए थे, और फिर मोहतरमा ने भी कहा कि चमक वो जो सारा ऑर्गेनाइजेशन भी होती है। अभी आप देखें ना, हामिद खान साहब ने, वो बड़े खिलाड़ी हैं और अभी सिविलियन को मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के हवाले से भी वो चेयरमैन पीटीआई जो है उनके वो वकील हैं। बिल्कुल, उन्होंने वो हामिद मीर साहब के एक नया धमाका कर दिया है। उन्होंने कहा जी पनामा जो केस है उसका फैसला तो पहले से हो चुका था। बिल्कुल, फैसला तो पहले से कहीं और हो चुका था। अदालत ने तो सिर्फ जो है वो एक रस्मी कार्रवाई पूछी या नैब ने। तो अब मामला ये कि हामिद खान साहब इतने बड़े वकला के रहनुमा हैं, एक उनका धड़ा है, वो बार की पॉलिटिक्स के अंदर बड़ा उनका एक है और वो बड़े पाए के वकील हैं। तो अगर उनको इन चीजों का पता था तो आज वो करें कि वो भी अवाम के रुख का इंतजार कर रहे हैं। बड़ा सवाल। देखिए ये अगर बड़ा सवाल, उन्होंने चेयरमैन पीटीआई को इसका मतलब ये है कि ये सारी फिर महंग हो रही थी, यानी इसका मतलब ये है कि हमारी अदलिया जो आजाद नहीं है, क्या अदलिया कंट्रोल्ड है? और आजादी पर सवाल बनता है, अदलिया की आजादी और अदलिया को भी देखना चाहिए। ऐसे बंदे अगर नामवार नामी गिरामी जो लोग हैं वो ऐसी बातें स्वीपिंग आके देते हैं, उसके एविडेंस क्या है? इसके ऊपर आप एक जुडिशियल कमीशन और जो है नून लीग को वो भी कह देगी कल को कि देखे जी हामिद खान साहब उनके बड़े खिलाड़ी के सामने आ गए और हम देखे, हम तो पहले कहते थे कि हमारे साथ ज्यादती हुई है कि पनामा का केस था निकाल दिया, उनकी बात भी ठीक है इस पे। तो मामला ये है कि हामिद खान साहब का जो है ये तो तकवीत मिलती है नून लीग को फिर, और वो तो मासूम बनते हैं और उनको जो इसका मतलब ये है कि उनके साथ इंतकामी कार्रवाई हुई है। तो अब ये है कि अब इस पे शो का कहीं पीटीआई की जानब से ना मिल जाए, लेकिन खैर वो शो का खातर में नहीं लाते और पहले भी वो दबंग बातें करते रहे। बार उनकी खामोशी और अचानक से ये बात ये उस वक्त बता रहे थे, नून लीग का एक बयानिया बन जाता था कि जब वो मुझे क्यों निकाला रहे थे, तो ये बता रहे थे कि आपको इसलिए निकाला और उसने निकाला, और ये तो सारा एक था मुंह निकाला, निकालने वाली बात है ना। तो वहां पर बता रहे थे कि जनाब कोर्ट का मुंह मुकाला है, सिर्फ और ने है। तो अब जो बातें कर रहे हैं उस वक्त करनी चाहिए थी। तो अब ये बात इस तरह मैं समझता हूँ ऊपर इफ बात जो या कुछ बात फिर पैदा होते हैं, ये उस वक्त की बात होती है। तोशा खाने के हवाले से इन्होंने कहा कि वो जज चीफ जस्टिस साहब की हद का इजहार किया और वो फिर एक कॉल भी लीक हुई इनकी जो में जब हिरासत थी तो मुशर्रफ जमशेद चीमा साहब को उन्होंने कॉल की और उन्होंने कहा जी मुफ्ती साहब जो हैं जो कि राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला के बकौल कि वो एक जज का कोड नेम है कि आप वो केस करें और दूसरा तो उनका बंदा है, वो उनका बंदा है, वो हमारा बंदा है। तो उन्होंने कहा मैं आप वकील करूं, तो उन्होंने कहा उसको फौरन मैनेज करें। जो कहते हैं ज़राया ब्लॉक से कटे हुए थे तो अपने केस वहां पर मैनेज कर रहे थे और अपनी मर्जी के जजों के जरिए मैच फिक्सिंग का काम जारी था। अब चीफ जस्टिस साहब फैसला दिया तो तहरीरी फैसले से पहले उर्दू तर्जुमे से पहले इन्होंने मिठाइयां बांट ली, मुबारकबाद दे दी, उनका पीडीएम जो है उसे, और उसके बाद जब फैसला आया तो उन्होंने भी उसमें भी कोई बात गलत नहीं की। उन्होंने इन्हीं की बात है वो मैं समझता हूँ कि फूल डाले हैं। इन्होंने यही कहा था कि फर्द जुर्म गलत हुई है, तो उन्होंने कहा कि ठीक हट कर दिया केस और जज को कहा 7 दिन। अब कल उसमें पेशरफ ये हुई है कि एडिशनल सेशन जज साहब हैं, कल चेयरमैन पीटीआई को जाती हैसियत में तलब कर लिया 8:30 बजे जारी में जुडिशियल कम्प्लेक्स में, और साथ ही जो इलेक्शन कमीशन है उनको या दोनों फ्रीक्वेंट को, और 7 रोज के अंदर चूंकि सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लाइन दी है कि 7 रोज के अंदर दोनों फ्रीक्वेंट को सुन के आइन कानून और एविडेंस की बुनियाद पर फैसला करें। तो अब मसला ये है कि ये तो इनके लिए एक शायद बात है। तो अब इसके साथ साथ तो आपने जो भी बात की है अव्वल की, तो हमने तो पहले बहुत दिन पहले बात कर दी थी और ये वही प्रोग्राम जो कंटेंट्स हैं उसी के ऊपर एफआईए नैब ये एंटी करप्शन बहुत सारे मुकदमात बना रही है और बात भी होती रहती है। वो प्रोग्राम के क्लिप्स जब उनके पास कहीं पहुंचते हैं या लोग बता दिखते हैं, वो बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो वो फिर पूछते हैं क्वेरीज के ये और चीज क्या है और चीज। तो उन्होंने गैर कानूनी तरक्याती जो काम है ओकाड़ा ऑफिस में उनको तलब किया गया एंटी करप्शन की जानब से। आपको पता है कि कोयल के बहावल जो है
वो इनका नेवल का, वहां पे भी काम हुए। इनके भाई अहमद मुजतबा हैं, उकाड़ा, साहिवाल, पाकपतन, दीपालपुर, ये चीजें यहाँ पे बहुत इनके अपनी मर्जी के बनते लगे। वो पाकपतन वाला भी एक इशू सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, और फिर किस तरह वो एहसन जमील बैठे हुए थे डीपीआ, और एक और इदारे का एजेंसी का बंदा भी वहां पे उसमें उसका भी इन्वॉल्व सुप्रीम आए, और उसके बाद बुजदार साहब ने तो साइड पे बैठे थे, और वो डिफेक्ट यानी जो एक्टिव जो लग रहा था कि जिस तरह वो डीपीओ साहब ने कहा, हैरत का इजहार किया कि ये कि जिसके पास कोई पोस्ट नहीं, वो सीएम इस तरह लग रहा था जिस तरह उसका कोई सबॉर्डिनेट है। और सारी बात एहसन जमील गुज्जर और उनकी आपको पता है जो एहलिया हैं फरज शहजाद, जो फराग होगी के नाम से या बुलाते हैं नून लीग वाले, और ये वाले सारी चीजें, तो ये सारा पूरा एक नेक्सिस है। ठेकेदारों को गैर कानूनी ठेके देने का इल्जाम है, फिर इनके भाई ने सड़कें बनवाई, एक एमपीए से करोड़ रुपया तौर पर लेने की बातें भी हैं, सस्ती जमीन टिका दी, फिर अपनी जमीन को सोसाइटी में कन्वर्ट करने के रिसोर्स से इस्तेमाल किए, और ये सारी चीजें जो है ये भी उन्होंने वहां पे की। तो लंबे उन्होंने हाथ मारे हैं। तो अब जाहिर बात है, जो कहते थे कि वो घरेलू खतून है, घरेलू खतून कभी फॉरेन पॉलिसी बना दी थी कि रूस का कर दो, उसको गद्दार बना दो, इस्लामिक टच दे दो। उन्हें ये कैसे किया, ये सारी ऑडियो लीक्स उनकी है, डिनाई भी किसी ने नहीं किया। और ये जो वाकयात हो रहे हैं, ठेकेदार ये चीजें वादा माफगुआ जो बन रहे हैं, ये चीजें निकाल के दे रहे हैं, और वो सारी एग्जिस्टेंस जो चीजें मौजूद हैं, तो ये खुद से तो नहीं होगी ना। तो अब इसके साथ साथ सिविलियन के हवाले से, सिविलियन कोर्ट के हवाले से जी, अब सिविलियन को फौजी अदालतों में ट्रायल वाले, एक तो 22 जून का तहरीरी हुक्मनामा था, 9 रुकनी बेंच से रुकनी, 7 से 6, 6 से 5, और जिस तरह छोटा होता गया बेंच। और पहले दिन से हुकूमत और दोनों तरफ से जो फ्रीक है, दूसरी तरफ से, तो दोनों का फुल कोर्ट और लार्ज वेबसाइट से मवाद, जस्टिस जो काजी फर्द जो डेजिग्नेटेड चीफ जस्टिस है, उनका नोट उठा दिया गया। एक और भी कल भी आपको पता और फैसले के ऊपर भी आया, जस्टिस सरदार तारिक साहब जो है उनका, उन्होंने बड़ा उठाया है कि जो एक पिटिशनर है जाज हसन साहब, सीनियर वकील है, मैं तो उनका बड़ा मुतरफ हूँ काबिलियत का भी, कि वो चीफ जस्टिस से मिलते हैं, उससे पहले वो चेयरमैन पीटीआई से मिलते हैं, जो राना सनाउल्लाह साहब है, वो सुप्रीम कोर्ट में बताया भी, वो साफियों ने बताया कि अभी मिल के आ रहे हैं। और उसके बाद जस्टिस साहब जो उन्होंने क्या सवाल उठाया नोट में कि ये उसके बाद पिटीशन फिक्स हो जाती है, और मेरे लिए सरप्राइज था। चीजें ऐसे भी हैं, वो हटा दिया गया, और वो 17 मई को जो 5 सफात पर मुश्तमिल जवाब अरसाल किया था जस्टिस साहब ने चीफ जस्टिस को, कि मुकदमात की समाअत के लिए बेंच तश्कील जो है चीफ जस्टिस और 2 सीनियर कमेटी करेगी, और इस कानून पर अमल नहीं किया गया क्योंकि अदालती कानून को जन्म लेने से पहले ही मुअत्तल कर। अब ये बेसिक, और जस्टिस फाइज साहब ने कहा था कि मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब जो है ना, मुझे एक मुकदमे में डाल दिया, और मुकदमे इसी वक्त निकल जा सकता है जब इस कानून के खिलाफ दरकार जो फैसला करें या हुक्म इतना वापस लें, क्योंकि करने से पहले स्टे दे दिया, जिस तरह आपको पता है अदालतों में होता है। तो उन्होंने कहा कि इस वजह से, तो उन्होंने कहा कि चीफ जज बंदयाल साहब ने तमाम जरूरी मामला या चीदा एहलकारों के जरिए चलाए, जजों को फुल कोर्ट मीटिंग ना बुलाई, लेकिन दरखास्त गुजारों और उनके वकुला को तरजीह दी। एक्ट से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत कराई सरबराही चीफ जस्टिस कर रहे हैं, पूरी कौम की तरह मैं भी मुंतज़िर हूं, फैसला जल्द हो। ये एक जज साहब का एक इख्तिलाफी नोट है, डेजिग्नेटेड चीफ जस्टिस हैं, 17 सितंबर 2 से ओहदे का हलफ उठाएंगे, 1 माह और गालबन कितने माह और 14 दिन आगे जो है उनकी बतौर तैनाती है। उनकी जानब से सरदार जस्टिस तारिक मसूद की जानब से ये सवाल उठाना, यानी अंदर से आवाजें उठ रही हैं। तो हम तो जस्टिस चीफ जस्टिस बंदयाल साहब का मैं तो मुतरफ, मैं उनकी ज़ात के ऊपर कोई मैं नहीं समझता कि डाउट किया जा सकता है कि किसी हवाले से भी, लेकिन कुछ चीजें जो अब जज साहबान उठा रहे हैं आवाजें, तो इस पे तो उनको फिर करना चाहिए। ठीक है, कल बढ़ेंगे। परवेज इलाही मुसलसल मुश्किल का शिकार होते जा रहे हैं। एक और केस होगा, किसी और ने बुला लिया उनको, उनके अजीजों कारब को, उनके साथियों को, दोस्तों को बुलाया, तो ये तो अब रूटीन बन चुकी है, उनके साथ तो जारी बात होना ही है इस सिलसिले में। ठीक है, कल साहब आगे कोविड-8 में पीटीआई की करप्शन का एक बड़ा इंकशाफ हुआ है, तो ये तो मुसलसल जी, ये मैं समझता हूँ, इस पे हम अप्रिशिएट करते हैं कि जो नूर आलम खान साहब है ना, आपको पता है वो उनके माशा वेल ऑफ है जी, तो उनको किसी को पार्टी सियासत या किसी मराद की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के वो चेयरमैन बने हैं, तो आपको पता है चेयरमैन नैब को भी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों पे भी, और भी ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से जो मराद हैं, या जिस तरह अब टेकअप किया है कि गुज़श्ता हुकूमत ने जो TRF स्कीम के तहत 630 सनतकारों को, यानी पीटीआई की हुकूमत की बात हो रही है, सनतकारों को 10 वर्षों के लिए बिलासूर $3 अरब दिए, और $3 अरब नाज़रीन 900
अरब रुपया, तकरीबन 900 अरब रुपया बिला सूद। यहाँ पे अवाम गुर्बत से मार रही, कारोबारी 21% टैक्स उनको जो नहीं वो पड़ रहा है मार्कअप, और वहां पे बिला सूद एक तरफ 120 सन। तो वो कौन से खुशकिस्मत है। बहरहाल इजलास के दौरान मोहसिन अजीज से लोगों को रोजगार मिला और 4 अरब डॉलर की बरामदात बढ़ी। अब ये फर्ज है, वो सागडार सबके फिगर भी आ जाते हैं। अब ये जमा तफरीक है और ये इंसो और अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस पर क्या कहूँ। बहरहाल पाकिस्तान जो पीएससी ने ऑडिटर जनरल को 3 अरब का परफॉर्मेंस ऑडिट करने, जबकि एफआई और नैब को तहकीकात का हुक्म दिया है, और चेयरबस्ती ने कहा कि आर्मी चीफ और सेक्रेटरी दफा को भी लिखें कि आईएसआई इस मामले की तहकीक। तो अब ये चीजें जो है बड़ी, मैं समझता हूँ सीरियस इन नेचर है कि अगर की किसी हुकूमत के ऊपर 900 अरब 620 संतों को देती है और उन्हें कह दिया, तो बहरहाल हम इंतजार करेंगे कि कब होता है और फिर वो सारे लोगों के नाम हैं। और आजम नजीर तारड़ साहब जो है चेयरमैन पीटीआई के बारे में बहुत अहम बयान सामने आया। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर आर्मी या एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से चेयरमैन पीटीआई नरम गोशा, तो उसके बाद फिर गिरफ्तारी से हाथ हल्का रखा जा सकता है। इस तरह की गालपन बात की। अब मुझे ये बताएं, कानून और कानून और इंसाफ के वजीर हैं वफाकी, और वो इस तरह की अगर वहां गया कानून, कहाँ गया आइन, और क्या गया रूल ऑफ लॉ, और क्या गई आइन और हुक्मरानी और बालादस्ती की बातें, ये तो फिर गिव एंड टेक होगी। तो क्या आइन और कानून मौजूद है? मैं तो ये नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। 14 मई के इंतखाब होने की बात भी आइन और कानून में है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हुकूमत के बेंच के ऊपर इतराज थे। अब फिर वही बात है कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल से इनामुर रहीम साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने पिटीशन लेके गए हैं कि साबक में 29 जो सिविलियन का ट्रायल हुआ, उस वक्त कहाँ थे लतीफ खोसा साहब, उस वक्त कहाँ साहब, उस वक्त कहाँ थे चेयरमैन पीटीआई, उस वक्त कहाँ थी इंसानी हकूक की तंजीमें, तो उस वक्त तो खाने हुए थे। और दूसरी जानब जो है वो रिमांड का जस्टिफाई किया 30 दिन। तो ये मैं इसलिए खुश हूँ कि ये जरदारी और शरीफ फैमिली के गले पड़ेगा, ये जो चीजें हैं ना सारी, ये बेफिक्र हो, ये खुश आइंद बात है। नैब के जितने ज्यादा इख्तियार होंगे, मैं खुश होता हूँ कि एक जो कम अज कम पकड़ लेता है। इवन कि सोसाइटी वाला देख ले कि चीटिंग पब्लिक लाज के अरबों रुपए के कोई और उन्हें बड़े बड़े वकुला पार्टियां रखी होती हैं। नैब वाद है जो कि अरबों खरबों रुपए अब तक पूंजी लुटाने वाले जो इसी वजह से नैब को बंद करने की मशवरा। हाँ जी, तो तुषार खानबाज साहब ने पहले तकरीर में कहा बंद करने की ख्वाहिशें हैं बड़ी, लेकिन बहरहाल ये बंद, ये को फिक्स करने के लिए इसको और ताकत दे देते हैं, और जब अपनी हुकूमत आती तो फिर फांस जाते हैं। अभी भी इनके साथ गड़ा खोद रहे हैं चेयरमैन पीटीआई और उनके साथियों के लिए उसमें खुद। ये बात अब रिकॉर्ड पर ठीक है। खबर पढ़ेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब का एक बहुत ही आम स्टेटमेंट सामने आई है पाक आर्मी के बारे में। जी बिल्कुल, उनका जो उन्होंने कहा कि जिस तरह हमेशा वो पूरी तरह अपने वतन का दिफा किया और मैंने अपनी फौज का भी हमेशा दिफा किया, 9 मई के हवाले अपनी बेगुनाही वो साबित करेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये बात भी आपको पता, रेवंड वजारत खारजा वजीर खारजा थे, लेकिन उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, आपको पता ही है। तो उनका एक अपना एक प्रिंसिपल स्टांस है और फौज के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही टकराव की या इस पॉलिसी के हामी नहीं रहे। तो शाह महमूद कुरैशी साहब उस वक्त यही कहते थे कि आप जो ये पॉलिसी कर रहे हैं ये आपको गड़े में धकेलेगी, कुएं में। जी जी, हम अपनी सफाई पेश कर रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह, अपना अब साबित करेंगे कि हमारी सोच क्या है। हम मुहिब्बे वतन हैं और इंशाअल्लाह मरते दम तक रहेंगे। इस मट्टी से वफा की 800 साल की मेरी और मेरे खानदान की तारीख है। अजदाद इस मट्टी में मदफन है, हम दफन होना है, तो इंशाअल्लाह अपनी बेगुनाही साबित। दूसरी बात जो मैं आज करना चाहता हूं वो है इस्लामी उम्मा में एक इस्तराब की कैफियत दे रही है। तकरीबन 2 अरब मुसलमानों के आज जज्बात मौजूद हैं, उनके दिल जले हुए हैं। जैसे कि सिराजुल हक साहब ने कहा कि सिर्फ कुरान शरीफ नहीं जलाया गया, तकरीबन 2 अरब मुसलमानों के दिल जलाए गए हैं। आज जकार्ता ले लें, बगदाद ले लें, तेहरान ले लें, आज यूरोप के मुख्तलिफ दारुल खिलाफों को ले लें, हर तरफ पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाए जा रहे हैं।
मुझे खुशी है जो तहरीक इंसाफ ने कॉल दी कि जुमे के रोज बाद नमाज जुमा, और मेरी दरखास्त होगी उलमा से, मशाइख से, कि जुमे की तकारीब में इस बेहुरमती पर कौम को यकजा करने में अपना किरदार अदा करें। जी नाज़रीन, जिस तरह मैंने बताया कि उनके खानदान का पस मंजर है और उनका अपना भी है, हमेशा प्रोलिशमेंट उनको करार दिया जाता है और इसी वजह से पीटीआई उनको पार्टी का गद्दार भी कहते हैं। कभी उनको सारे तंजो जो है ताने भी उनको सहने पड़ते हैं। बिल्कुल साहब, आगे बढ़ेंगे। शाहिद खान अब्बासी साहब ने अभी जो मैं बात कर रहा था उसकी तइद कर दी। वो कहते जो हम ये बना रहे हैं ना, इस गड्ढे में हमें ही गिरेंगे। वो मैं उनको करेक्ट बता देता हूँ। एक निजी चैनल पे बैठे थे, क्योंकि उनका कोट एंड कोट में बता रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि जो नैब की तरमीम है, ओरिजिनल नैब की कुछ सिक्के वो कहते हैं तब्दील हुई थी, वो वापस आई हैं। और चेयरमैन पीटीआई खुद कहते रहे कि नैब कानून में तब्दील नहीं होनी चाहिए, रिमांड 14 और 30 दिनों में फर्क का मुझे नहीं। तो जारी बात पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और आखिर में नैब तरमीम भुगतना हमें ही पड़ेगा। ये शाहिद खान अब्बासी साहब सीनियर के रहनुमा है, साबिक वजीर आजम है। बार बार वो हमेशा नैब को कहते हैं कि मुल्क चलेगा या नैब, अगर नैब रहेगा तो मुल्क नहीं रहेगा, मईशत नहीं रहेगी। अभी फिर वो कह रहे हैं कि तरमीम कर रहे हैं किसी को इस ट्रैप में लाने के लिए, इसका हमें भुगतना पड़ेगा। और साथ है कि साबिक वजीर आजम जो है उन्होंने कहा कि नैब में जबरी गिरफ्तारियां लोगों के साथ जुल्म है। वजीर आजम जो मौजूदा हैं उस वक्त अपोजिशन लीडर भी थे उनके, वो कहेंगे कि शहबाज शरीफ और इस पर साबिक वज़ीर आला भी थे पंजाब, किसी और केस में किए गए और गिरफ्तार किसी और केस में हुए थे। मैं मुकम्मल तौर पर नैब के उनका हमेशा ये प्रिंसिपल या अपना एक असूली मौकफ है। और आपको पता है जिला नवाज शरीफ साहब की हुई 13 साल केस में, उस वक्त वो अटक किला में भी गए, तो हम तो उन चीजों के भी उन्होंने वो सारा नैब भुगता हुआ, अभी भी उनको अंदर रहे काफी केसेस के अंदर। तो वो कहते जी मैं ठीक हूँ, और उन्होंने कहा नहीं था, जमानत भी लोग बाद में वकील भी कर लिया, जमानत भी करवा ली। तो बहरहाल वो अभी वो सारी क्लीन चिट्टें भी मिल रही हैं, तरमीम भी हो गई। तो इस हवाले से एक रिपोर्ट भी है द राइज एंड फॉल जो है से, तो वो देखते हैं पहले। सियासी गर्मी के मौसम में कप्तान भी तहरीक को गरमाने के दर पे है, मगर दूसरी जानिब केसेस में बढ़ता इजाफा असाब का कड़ा इम्तिहान है। शिकंजा सख्त हो रहा है और शिकार पंजरे में कैद करने की कोशिशें जारी हैं। ये पैकेज आपने मुलाजा किया, और भी बहुत सारी अहम खबरें और निकट मौजूद हैं, लेकिन छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हासिल होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। IMF पाकिस्तान के तकरीबन जड़ों में बैठ चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर साफ़ी हज़रात उज़रा पहली बार IMF से कर्जा मिलने पर खुशखबरियाँ दे रहे हैं। असद खैल साहब, ये पाकिस्तान को मुसलसल किस गड़े में फेंका जा रहा है? देखिए, ये कोई आज से तो सिलसिला जारी नहीं है, ये कि यही पाकिस्तान था 1952 में। जब हिस्ट्री में पढ़ता हूँ उस वक्त एक कॉलम या बुक्स में पढ़ता हूँ, तो मुझे उस वक्त यानी हैरत भी है और मतलब हैरानगी भी होती है और खुशी भी है कि 1952 में पाकिस्तान वो मुल्क था जो कि जर्मनी को कर्जा दे रहा था। ये मेरे पास वो नवाए वक्त का कॉलम आज भी मेरे बार बार वो आता है आगे सामने कि 1952 के अंदर पाकिस्तान वो मुल्क था, यानी पाकिस्तान जर्मनी को कर्जा देता था। यानी 5 साल पाकिस्तान बनने के 5 साल बाद पाकिस्तान हद तक तरक्की कर चुका था कि जर्मनी जैसा जो मुल्क है दुनिया में, आप देखा जाए जीडीपी या किसी वाले से भी किसी पैरामीटर पे भी ला के, तो उसको हम कर्जा दे रहे थे, मुमालिक में शुमार होता है। और आज पाकिस्तान कहाँ पे पहुंच गया है? 76 साल बाद हम अथाह गहराइयों में दलदल में चले गए। पाकिस्तान दुनिया का मेरा ख्याल है कि हम खुशकिस्मत हैं, एक तो हमें आज़ाद रियासत मिली, अब वही इतनी तादाद आलमोस्ट हमारी मुसलमानों की भारत में है। वहां मुसलमान छोड़ के वहां पे तो सिखों के साथ भी जिस तरह हो रहा है, वहां पे वो खालिस्तान का टाइगर फोर्स का आपको पता है कनाडा जाके कत्ल कर दिया गया, वहां पे मुजाहरे हो रहे हैं, वहां पे उनका सिखों का जीना आराम की। अभी कल मैं देख रहा था वो बीजेपी का निकला है जी, वो जो नौजवान था जो नशा करके कि एक बच्चा जो था उसके ऊपर वो क्या कर रहा था, आपने देखा ही वो चिड़िया के ऊपर। इंडिया की
जानब से, उनकी जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, उनके जो मीडिया के लोग हैं वो उसको उठा रहे हैं कि इंसानियत की तजलील की ये जो सेकुलर जो स्टेट अपने आप को कहता है, बूचर ऑफ कसाब जो गुजरात है, तो उसको जब रेड कार्ड पर दिया जाएगा और वो हिंदुस्तानी रेपिस्तान कहा जाता है, पूरी दुनिया में फैलेगा। कोई देखे कोई भी वहां पे टूरिस्ट उसके साथ रेप कर दिया जाता है। और जिस तरह मकबूजा कश्मीर के अंदर उन्होंने यूएनओ की करारदाद रद्दी की टोकरी में फेंका हुआ है, उसका स्टेटस चेंज किया हुआ है, वहां पे 80 लाख आबादी पे 10 लाख हुई है और उनकी जो पामालियां हकूकी की जा रही हैं, मुसलमान जो है उनकी जिंदगी जिरन की गई। हम तो खुशकिस्मत है, हमारी सोना उगलती यानी पहाड़ है, रेकोडिक है, हमारे पास सैंडिक है, सोना निकलता है, कॉपर है, अरबों खरबों का चाइना को जा रहा है, रेकोडिक से हम अरबों डॉलर दूसरों को दे रहे हैं, गैस से निकल रही है उसको निकाल नहीं रहे, एलएनजी ले रहे हैं, किकबैक कमीशन आती है। कोल्लू ब्लॉक में मैंने सपोर्ट मेरे पास मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के सामने मैंने रखी, और जिसमें शाहिद खान अब्बासी उसमें एल में गिरफ्तार हुए, उसी के अंदर, उसी केस के अंदर, उसी सोमोटो नैब के अंदर, कि जब मैंने कहा कि जनाब रिपोर्ट है 100 साल तक गैस सिर्फ कोल्लू ब्लॉक डेरा बुगटी से हमें, यानी आज से लेकर 100 सामान को एक्सटेंड करके वो जो एक्सपर्ट दुनिया के ने बनाई। तो अब मामला ये है कि जो है आईएमएफ जो है उसका साला जो कह रहे हैं जी बड़े चीन के स्पीकर जो सीपैक की खुशियां मनाई जा रही हैं, आईएमएफ से भी वो भी जा रही हैं। तो पहले सिराजुल हक साहब आईएमएफ के हवाले से जो भीख मांगने पे हम लुढ़ रहे हैं, अब वो इस पे क्या कहते हैं? मादी की हुक्मरानों ने और हुकूमतों ने भी IMF से कर्जे लिए हैं। ये मईशत के बेहतरी के आसार नहीं है कि अगर एक आदमी बार बार आईसीयू में रखा जाता है तो क्या उसको एक सेहतमंद इंसान कहा जाता है? हमारे साथ वसाइल की कमी नहीं है, मादिनियात की कमी नहीं है, सलाहियत की कमी नहीं है। हमारा मसला मिसमैनेजमेंट का है, हमारा मसला करप्शन है। इसाक डार साहब तो खुद कहते चले आ रहे हैं कि डॉलर की असल कीमत 200 रुपया है। जब ये 200 रुपया से डॉलर की कीमत में कमी करेंगे हम मानेंगे कि उन्होंने कुछ काम किया। मैं पूछना चाहता हूं इस हुकूमत से कि वो क्या शरायत है जिसकी बुनियाद पर इन्होंने IMF के साथ मुआहिदा किया, वो मुआहिदा कौम के सामने लाया जाए। साहब को आपने सुन लिया। खल साहब, सीपैक जो एक पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, सीपैक के हवाले से 10 साल वो कह रहे हैं कि नबी साहब ने चीन के साथ मिलकर ये मनसूबा शुरू किया। मुशर्रफ इसका क्रेडिट ले रहे हैं, जरदारी साहब इसका क्रेडिट लेते हैं और वो भी इसका क्रेडिट ले रहे हैं, और 10 साल मुकम्मल होने पर वो कहते हैं मुबारकबाद पेश करते हैं। हमने बचपन में पाया कि हिमालय से ऊंची, समुद्रों से गहरी, और ये दोस्ती की बातें होती। शहबाज शरीफ सब यही कह रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान आयरन ब्रदर हैं। और सीपैक आजमोदा सदाबहार और बाएतमाद स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप का एक नया बाब है। लेकिन बहरहाल ये है कि हमने बराबरी की सतह पर, हम ना तो चाइना हमारे लिए बार्टर करने की वो करता है, जब हम रशिया से देते हैं तो वो कहते हैं चाइनी करेंसी में पेमेंट करें। तो चाइना से जब इतना कुछ हम दे रहे हैं, अपने जान से उनके ऊपर हम फरेफ्ता है। हमने ग्वादर दिया उनको, दुनिया के अंदर उनका माल जा रहा है, हमारे पास नहीं, बल्कि हमारी जो मंडी है, सारी जो मार्केट है, वो तो कैप्चर चाइना ने की हुई है। उस हवाले से अगर देखा जाए तो मैं तो इसको हमेशा नेगेटिव करता हूं कि ये वर्स्ट शेप ऑफ कंपनी है। लेकिन बहरहाल इस पे मुझे ट्वीट किया था तो चाइनीज एम्बेसडर का भी डीएम आ गया और उन्होंने जनाब ये आपने क्या कर दिया। मैं कहा मुझे बताएं कि पाकिस्तानियों कितनों को आपने रोजगार दिया, इस अरब डॉलर में डॉलर की आप बता दें कहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट है। ये तो हमने जो लाहौर के अंदर जो ले आया है ये सीपैक को पता नहीं कहां से घुमा के एग्जिम बैंक से जो एशियन डेवलपमेंट हमें दे रहा था 0.कुछ% से बगैर सॉवरन गारंटी के, और वर्ल्ड बैंक दे रहा था, और परवेज के दौर में वो मिला तो इन्होंने वापस कर दिया LRMTS का, और उसके बाद वो वहां से काइबर और कितने प्लस और 385 अरब ले लिया वो। तो ये वो चाइना से, अमेरिका तो हमें मदद भी देता रहा, यूके देता है डिफेंस के जरिए, अमेरिका देता रहा कोलिशन पार्टनर, चाइना जो है वो तो कर्जा देता है हमें, और हमें क्या उसके फायदा है। तो वो बहरहाल एम्बेसडर का भी डीएम आया और उन्होंने कहा कि जनाब आप थोड़ा सा हाथ हल्का रखें। तो बहरहाल फलीसी है जी, बहुत अच्छी बात है। वज़ीर आज़म साहब क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। China Pakistan Economic Corridor, a flagship project of the Belt and Road Initiative, can be a game changer for connectivity, stability, peace and prosperity in this entire region. Pakistan's location serves as a natural bridge connecting Europe and Central Asia with China, South Asia and Middle East. Special economic zones being set up
under the CPAC framework have direct access to our ports, which can serve as convenient conduits for regional trade promotion. And to that end, Pakistan plans to host the SCO conference on transport connectivity for regional prosperity in the last quarter of 2023. जी नाज़रीन, ये चीज़ें तो हो रही हैं। बहरहाल पाकिस्तान की आवाम को क्या मिल रहा है, को क्या मिल रहा है, हुक्मरान या कोई शराफिया जो है उनको शायद उनके एहसासों में इजाफा हो रहा होगा। इतना के बावजूद पाकिस्तान को क्या मिल रहा है? अरबों खरबों का अमरा, जो कॉपर ब्लिस्टर साथ सोना नैब की रिपोर्टें मौजूद हैं, लेकिन वो संजरानी खानदान ये चंद लोग जो है वो तो उस पर आगे बढ़ने की लंदन में की तरफ जी बिल्कुल। तस्नीम हैदर साहब जो है वो नशरीफ साहब पे भी इल्ज़ाम लगाए और मरियम साहबा पे भी, और साफ़ी अरशद शहीद किए उसके हवाले से उन्होंने कहा था कि कत्ल जो है उनका नवाज शरीफ, नवाज और नासिर भट्ट पर उन्होंने लगाया था। और लंदन पुलिस की जानब से निजी चैनल है, उन्होंने तस्दीक की है कि जी उनको लंदन पुलिस ने तलब की। टेररिज्म पुलिस जो है उसके अफसरान रवा माह के वस्त में तस्नीम शाह के जो है उसके इंटरव्यू देंगे, और पुलिस इससे कबल भी तस्नीम हैदर जो है उनसे इंटरव्यू कर चुकी है। और इस नासिर भट्ट का कहना है कि अरशद शरीफ जो है उनकी वालदा बता चुकी हैं कि इनके कत्ल के हवाले से किन पर शुबा है। अरशद शरीफ की वालदा सुप्रीम कोर्ट में कह चुकी है खान और मुराद सईद को तलब किया जाए। दो और नाम भी उन्होंने लिए थे, जिस तरह गालबन फैसल वाडा साहब ने भी कहा था, लेकिन वो कहते मुझे तो बुलाएगा नहीं। लेकिन उसके साथ बात की जाए, और ये लंदन के हवाले से क्योंकि यहाँ की तरह पुलिस नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते गिरफ्तार किया जाएगा, हिरासत में लिया जाएगा, क्या होगा। मलिक साहब कहते हैं कि पेट्रोल अब अज़रबैजान, हाँ जी बिल्कुल, आप मंगवाते जाएं। अज़रबैजान सस्ता मिलेगा। देखें पेट्रोल तो हम पेट्रोल भी आ रहा है, स्मगल होके आ रहा है, पेट्रोल तो रशिया से भी आ गया, पेट्रोल अज़रबैजान गया। मेरा सवाल आम सादा सा दो जमा दो चार है, क्या वहां से पेट्रोल आने के बाद लोगों का मिल जाएगा? सवाल ये है। तो अगर सस्ता मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ से मर्जी तो आपका इंपोर्ट बिल बढ़ता जाएगा। तो आप अपने जो कुएं हैं उनको मत चलाएं, क्योंकि उन कुओं से जमीन से अल्लाह ताला की तरफ से जो आपको दौलत से मालामाल तेल, कॉपर, सोना, हीरे, जवाहरात, याकूत, मरजान, सवात में आपको बात ऐसे ग्रेनाइट, वो जहांगीर तरीन साहब का माशाल्लाह सबसे बड़ा लेदर कटिंग लगाई हुई, और बहुत सारे के पहाड़ है, कोई शेर पाव का पहाड़ है, कोई खटक का पहाड़ है, कोई जहांगीर तरीन का जरदारी साहब का पहाड़ है, कोई फजल रहमान साहब का पहाड़ है, इस तरह बलूचिस्तान वालों के पहाड़ है। तो उन्होंने उस पर काबू की, और माइंस एंड मिनरल सारा वो चीजें जो है। तो अब ये है कि इसके बाद इस्माइल साहब के पाकिस्तान का जो है वो डिफॉल्ट होने का खतरा कम। देखिए ये डिफॉल्ट तो कब पाकिस्तान डिफॉल्ट थोड़ा समझे साइंस, डिफॉल्ट हो जाएगा तो जो सारे इदारे हैं जो हमसे जो अरबों डॉलर या 74 अरब डॉलर हमने 3 साल में देने हैं, 24 अरब डॉलर जो है एक मीन कि आप 300 अरब और 10 320 3000 सॉरी, और इस तरह 6000 और ये 8-10 हजार अरब एक साल में देना है, और कर्जों और सूद की माद में। तो वो अगर डिफॉल्ट हो जाएंगे फिर उनको ठीक, तो वो तो ऐसे निचोड़ेंगे ऐसे मुल्कों को। अब देखिए IMF, वर्ल्ड बैंक जितने भी वो कर्जे देते हैं वो इस्लाह के लिए नहीं देते, वो मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर के नहीं देते, वो देते हैं ऐसी रूलिंग एलीट शराफियात, वो कहते हैं गरीबों के लिए हम कर रहे हैं। लेकिन जब भी वो देते शर्तें ये रखते हैं कि बिजली महंगी करो, गैस महंगी करवाने, तो मुझे ये बताइए गरीबों का कौन सा रिलीफ है? ऊपर से बयान भी हिपोक्रेसी करके लोगों को बेवकूफ करते हैं। तो अब मुफ्ता इस्माइल साहब जो कह रहे हैं खतरा टल गया, खतरा आ गया, ये तो कहानी ना गुजर रही है, पुरानी कहानी है और कोई नई इसमें बात नहीं। चेयरमैन सेनेट जो है और कायम कम सादक संजरानी साहब, उन्होंने स्वीडन के हवाले से उनकी असेंबली की जो है उसको खत लिखा है, और इसमें उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट इस्लाम के बारे में गलतफहमी दूर करे, और स्वीडिश को लिखे गए खत में उन्होंने, ये बहुत अच्छी बात है, शहबाज शरीफ साहब ने वजारत खारजा की जानब से रद्द शायद नहीं आया, लेकिन वज़ीर आज़म साहब की जानब से आया, चेयरमैन PTA की जानब से आया, तारीखे लब्बैक पाकिस्तान तो हमेशा से वो कर ही रहे हैं। लेकिन बहरहाल कुरान पाक स्पेशल दिन मनाने का नहीं स्पेशल तो बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट है। लेकिन देखिए इससे ज्यादा जान माल हर चीज हमारी सब कुछ नमूस रसालत सल्लल्लाहु पर ताला की जो किताब कुरान है उसकी तो अल्लाह ताला ने हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। तो बहरहाल ये जो देखिए हम मजहब जो है, देखिए कोई भी मजहब दुनिया का जो है दूसरे मजहब की दिल आजारी की, ह्यूमन राइट्स सबसे बड़ी तो सबक ही ह्यूमन राइट्स की अगर बात करें तो ह्यूमन राइट्स तो ये ना करें, किसी के मजहब के ऊपर बात ना करें, उसकी जो मुकद्दस चीजें उनके बारे में आप रज़ा। तो
तो ये तो ह्यूमन राइट्स की बदतरीन वायलेशन है। और हमें एक्सट्रीमिस्ट अगर मुसलमानों को कहते हैं, इस्लामोफोब करते हैं, तो सबसे बड़े तो इंताब पसंद बुनियाद पर और एक्सट्रीमिस्ट वो लोग हैं जो कि अकायद को इस तरह भड़काते हैं, इस्तालगाजी करते हैं, और उनके मज़ाहिर में भी ये चीज मना है। मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है पैगंबरों की तौहीन करना। और आप देखें, हम तो अहले किताब का उनके साथ आप दी जायज है, आप खा सकते हैं, और बाकी तो आप अपने जारी बात है खातमुन नबी सल्लम के हवाले से ये तो सबसे अफजल दीन और जो अंबिया है उन्होंने ये किया था कि ख्वाहिश के हम काश इनके उम्मती होते आप सल्लम के। तो बहरहाल ये कि उनको मानना, पैगंबरों को मानना, मुकद्दस चीजों को, तो ये तो ईमान का हिस्सा है। उन ठीक है, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये आगे किस बढ़ेंगे। जी जी पीएम शहबाज शरीफ साहब बेटे हमजा सलमान वगैरह को मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में वो क्लीन चिट मिलने के लिए कोई प्रॉपर कोई कार्रवाई हो रही बात है, वो होगी। पहले भी एनआरओ आ गया, तरमीम हो गई, तो अब एफआईआर नैब केसेस थे सारी, वो इसीलिए तो आए थे वो, तो वो जल्दी जल्दी खत्म करें जी, आप लेट ना करें, क्योंकि किसी केयरटेकर सेटअप आ सकता है, तो मे भी रह ना जाए। बाकी ये है कि ये सारा नवाज शरीफ पहुंच चुके हैं जी। नवाज शरीफ साहब के हवाले से तो मैंने जनाब पहले ही बताया था आपको कि वो लंदन से दुबई, अबू धाबी और सारी पूरी आपको टाइमलाइन बता रही। फिर सऊदी को मैं बताया था कि इस दफा हज पे बाद में जाएंगे, और उसके बाद फिर मैंने कहा कि वो 2 घंटे 2.5 घंटे की बजाय 8 घंटे चले जाएंगे। तो वो रास्ता या बराह रास्त वो जाएंगे या सीधा, हाँ जी, तो वो लंदन जाएंगे। हम द लेगेसी ऑफ नवाज की तरफ जाते हैं। बिल्कुल, रिपोर्ट देखते हैं द लेगेसी ऑफ नवाज शरीफ। मुझे निकाल के पछता रहे हो आप, महफिल में इस ख्याल से अब आ रहा हूँ मैं, बड़े भाई बड़े कारनामे रकम करने वाले हैं, असल में मामलात तो तय हो चुके हैं, अब वक्त की सुई पे नंबर्स गिने जा रहे हैं। जी बिस्मिल्लाह जी नाज़रीन, ये जो अभी बात हो रही थी बेसिकली रिपोर्ट भी आपने देख ली। मामला ये है कि जिस तरीके से आगे आज 5 जुलाई है जो हमें स्याह है, और सारा उस हवाले से आज मैं बताता हूँ, आज भी वही हम उसी जगह पे, आज हम 1977 में खड़े हैं कि आज भी आइन हमारा अमल है। आज भी 90 दिन आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन का कहा गया था, केयर टेकर से हटाए गए थे पंजाब और केपीके के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। तो आपके सामने आगे फैसले भी मौजूद है, आइन और कानून भी मौजूद है, लेकिन कहाँ गए वो 90 रोज, कहाँ गए वो वोट की इज्जत, कहाँ गया आवाम का मैंडेट। तो 90 दिन से ऊपर जा उठ के फैसलों पर भी अमल दर्मल करने वाली बात नहीं है। कि आप देखें, ये अगर आमर में है या सिविलियन जमहूरी डिक्टेटरशिप है, तो ये पाकिस्तान के अंदर शिप का हमें सामना रहा है। कभी जो है वो वर्दी वाला आ जाता है, और कभी आपको शायद याद नहीं हो नई नौजवान नस्ल को कि ये मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, आपको शायद याद नहीं, भुट्टो साहब जो जमहूरियत के लंबरदार है ना, ये मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, यानी पहली दुनिया के सिविलियन होंगे जो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी बने थे। ये उसके अयूब की कबीना के सेक्रेटरी खारजा भी थे, और ये गवर्नर जनरल सदर मिर्जा को उन्होंने कहा कि आप बानी पाकिस्तान बाबा कौम से बड़े लीडर हैं, तो उनका भी उन्होंने कहा को पाकिस्तान के बानी से और फादर ऑफ द नेशन और बाबा कौम जो है और पाकिस्तान से बड़ा लीडर करार दिया था। और ये फिर भी जमहूरियत के लंबरदार हैं, और फिर भी भूटा है। और इस हवाले से भुट्टो के नवासे जो है वो निजी दौरे पर अमेरिका पहुंच चुके हैं। चलें जी, वो दौरे उनको सैर सपाटों के लिए टैक्स पेयर का पैसा है, कभी वो कहते हैं जी वो खुद से पैसे लगा रहे हैं, बाल साहब निकलेगा तो बहुत सारी चीजें खुलेंगी। तो लेगेसी ऑफ भुट्टो देख लेते हैं जी, शॉर्ट भी है हमारे पास, कोई दिखाते हैं जी। जी मेमन साहब देखा होगा कि चंद दिनों से जमायत इस्लामी बहुत बुरे तरीके से हुकूमत सिंध के खिलाफ और पीपल्स पार्टी के खिलाफ मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा में मसरूफ है। जमायत इस्लामी जिसकी शिकस्त जिसको नसीब हुई, और शिकस्त इसलिए नसीब हुई कि जमायत इस्लामी के पास नंबर्स पूरे नहीं थे। जमायत इस्लामी जो इल्ज़ामात हुकूमत सिंध पे लगा रही है वो बताया कि उनकी सीटें कितनी थी, हमारी सीटें कितनी थी। ये तो नहीं था कि जी हमारी सीटें कम हो और जमायत इस्लामी वो हारी हो, हमारी सीटें उनसे ज़्यादा थी, उनकी सीटें कम थी। जो पीटीआई के मेंबर्स उनको वोट नहीं दिया वो उन्होंने जमायत इस्लामी के करतूतों की वजह से नहीं दिया, जिसकी कल भी मैं देख रहा था, अखबारों में भी पढ़ रहा था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई के उन मेंबरों ने की है। और उन्होंने कहा कि जी हमारी पीटीआई की क़यादत ने भी हमें कहा था कि हम कुछ वजह जमात इस्लामी के साथ नहीं बैठेंगे। उन्होंने उन क़यादत के नाम भी लिए बैठकर
कि हम जमात इस्लामी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। तो अगर वोट पीटीआई ने नहीं दिया और आप अपना पूरा नजला जो है वो आप गिरा रहे हो पीपुल्स पार्टी पे या सिंध हुकूमत पे, तो ये नाजायज जी। ये फिर नया कानून बना लें, सिंगल मेजोरिटी पार्टी को सूबों और वफाक में हुकूमत दें और फिर मुखलूत हुकूमतों बनाने का डॉन। फिर आप जो पार्टी ज्यादा सीटें लेती है उसको वफाक और सूबों में हुकूमत दे दें। तो इस हवाले से चूंकि टाइम शॉर्ट है, द लेगेसी ऑफ भुट्टो जो है रिपोर्ट देखते हैं। हालात बदल रहे हैं, सियासत आम बंदे के बस का खेल नहीं रहा, मगर उम्रा का तो है। खामोश रहकर खेल को सर करने के लिए सर धड़ की बाजी लगाई जा रही है। आपने देखा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अपने मेजबान असद कल को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।